हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्लू रेज अकेडमी में। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो बच्चों, आज हम लोगों को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपने को पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसको शॉर्ट में कहते हैं ETS। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या कहते हो? ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रेस्पिरेशन के अंतर्गत, श्वसन के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले अपन पढ़ेंगे डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ेंगे, परिभाषाएं पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके साइट मतलब कि ये कहां पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे मैकेनिज्म, इसकी क्रियाविधि, है ना, मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को आज इन टॉपिक्स पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करनी है। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? डेफिनेशन। इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, जैसे पहला है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक, इसको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्यों कहते हैं? ठीक है, एडीपी से एटीपी का बनना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहलाता है। ठीक है, एडीपी से एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी का बनना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहलाता है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक है, फास्फोराइलेशन कहलाता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर के एटीपी का निर्माण करते हैं। तो अपन यहां क्या लिख देंगे? क्योंकि इसमें एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर क्या बनाते हैं? एटीपी का निर्माण करते हैं, है ना, एटीपी का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। इसलिए इसे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी इसको कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह तंत्र जो है कई प्रकार के साइटोक्रोम से मिलकर के बना होता है। ठीक है, और ये साइटोक्रोम जो है सीरीज ऑफ कैरियर के रूप में व्यवस्थित होते हैं, वाहक के एक श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित होते हैं, एक चेन के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें? या विभिन्न प्रकार के किसकी बनी होती है? ये विभिन्न प्रकार के साइटोक्रोम के बने होते हैं। यह विभिन्न प्रकार के साइटोक्रोम का बना होता है। यह विभिन्न प्रकार के साइटोक्रोम का बना होता है, जो सीरीज ऑफ कैरियर्स के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। ठीक है ना, यह विभिन्न प्रकार के साइटोक्रोम का बना होता है, जो कि सीरीज ऑफ कैरियर्स यानी वाहक की एक श्रृंखला, एक चेन के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। ठीक है,
इसके अलावा इसको एक और नाम से अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि यह साइटोक्रोम का बना एक तंत्र होता है, साइटोक्रोम का बना एक तंत्र होता है जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। इसलिए इसे ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यह साइटोक्रोम का बना एक तंत्र है, एक सिस्टम है जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? स्थानांतरण होता है या ट्रांसपोर्ट होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसे एक और नाम से अपन जानते हैं, क्या? टर्मिनल ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से? टर्मिनल ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है टर्मिनल ऑक्सीडेशन। ठीक है, टर्मिनल ऑक्सीडेशन। इस तंत्र के अंत में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ता है जो कि केमी ऑस्मोसिस के द्वारा हाइड्रोजन आयन को अपनी ओर खींचता है और H2O का निर्माण करता है। इसे टर्मिनल ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस तंत्र के अंत में अंत में यानी कि लास्ट में, सिरे में, है ना, अंत में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ता है और केमी ऑस्मोसिस के द्वारा H प्लस आयन को, हाइड्रोजन आयन को क्या करता है? खींचता है ना। H प्लस आयन को खींचकर H2O बनाता है, H2O का निर्माण करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे टर्मिनल ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसलिए इसे टर्मिनल ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? टर्मिनल ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है? इसकी डेफिनेशन है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और टर्मिनल ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट दूसरी हेडिंग अपन लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे? साइट। ठीक है, मतलब कि ये कहां पाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में स्थित F1 पार्टिकल में होता है। ठीक है, यह माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के F1 पार्टिकल में यह माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के F1 पार्टिकल में पाया जाता है। F1 पार्टिकल में पाया जाता है। इसके यानी कि F1 पार्टिकल के हेड पीस में, F1 पार्टिकल के हेड पीस में क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है। जबकि इसके बेस पीस में H प्लस आयन का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या है? इसकी साइट है। इसके बाद नेक्स्ट है कैरेक्टर्स। इसकी नेक्स्ट हेडिंग क्या है बेटा? कैरेक्टर्स में क्या है? पहला कैरेक्टर क्या है?
फर्स्ट है कि यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, यह माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। नंबर 1। नंबर 2 दूसरा है कि इसमें NADH2 एंड FADH2 और FADH2 का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण होता है। NADH2 और FADH2 का ऑक्सीकरण होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, अगला थर्ड है कि एक NADH2 के ऑक्सीकरण से एक NADH2 के ऑक्सीकरण से एक NADH2 के ऑक्सीकरण से 3 ATP का निर्माण होता है। 3 ATP का निर्माण होता है। एक NADH2 के ऑक्सीकरण से 3 ATP का निर्माण होता है। इसी तरह से नेक्स्ट आप लिख सकते हैं कि एक FADH2 के ऑक्सीकरण से 2 ATP का निर्माण होता है। 2 ATP का निर्माण होता है। ठीक है ना, 2 ATP का निर्माण होता है। ठीक है, इसी प्रकार से एक नेक्स्ट कैरेक्टर आप लिख सकते हैं, अगला कैरेक्टर लिख सकते हैं कि यहां क्या होता है, इस तंत्र के अंत में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ता है जो कि क्या करता है, H+ आयन को अपनी ओर खींचकर H2O का निर्माण करता है। इस तंत्र में नेक्स्ट लिख लेंगे, इस तंत्र में क्या होता है, एक O2 मॉलिक्यूल क्या होता है, अंत में जुड़ता है। एक O2 मॉलिक्यूल अंत में जुड़ता है और H+ आयन को अपनी ओर खींचकर H2O का निर्माण करता है। ठीक है ना, इसी तरह से एक और अपन करेक्टर लिख सकते हैं नेक्स्ट कि एक NADH2 अथवा एक FADH2 से केवल एक ही H2O का निर्माण होता है। एक NADH2 अथवा एक FADH2 से केवल एक H2O अणु का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग अपन देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की क्रियाविधि। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की क्रियाविधि जो है उसके लिए हम लोग क्या करें कि कोई भी एक ऐसी रिएक्शन ले लें जिसमें कि NAD से NADH2 का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं एक क्रेब्स साइकिल की कोई रिएक्शन ले लेता हूं, कई जगह बनता है। आपको 1,3-डाई PGAl से 1,3-डाई PGA बनने में आप ग्लाइकोलाइसिस में देखे हैं, एक NAD से एक NADH2 का निर्माण हुआ है। इसी तरह से पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A बनने में एक NAD से एक NADH2 का निर्माण हुआ है। इसी तरह से आपने किधर देखा है, उधर आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बनने में एक NAD से एक NADH2 का निर्माण हुआ है। इसी तरह से अल्फा कीटो ग्लूटानिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम A बनने में एक NADH2 का निर्माण हुआ है। इसी तरह से सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनता है और फ्यूमेरिक एसिड बनने में एक FAD से FADH2 का निर्माण हुआ है। फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड बनता है और फिर मैलिक एसिड से ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बनता है, तो वहां भी एक NAD से NADH2 का निर्माण हुआ है। तो इनमें से कोई भी एक अपन रिएक्शन ले लेते हैं जिससे कि अपन इस पूरे
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को समझा सकें, समझ सकें। ठीक है, तो ऐसा जैसे कि एक रिएक्शन में NAD से NADH2 के बनने में और फिर उसका ऑक्सीडेशन होगा और 3 ATP बनेंगे और एक H2O बनेगा, उसी तरह से जितने भी इस तरह के रिएक्शन हुए हैं जहां भी NAD से NADH2 या FAD से FADH2 का निर्माण हुआ है, उसी तरह से पूरे रिएक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। ठीक है ना। तो अपन एक कोई रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बनने में, आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बनने में, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड है ना, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बनने में क्या हुआ है बेटा, यहां पे एक क्या हुआ था, एक NAD लगा था और एक NADH2 का निर्माण हुआ है। आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बनने में क्या हुआ है, एक रिएक्शन अपन यहां ले लेते हैं। ठीक है, बना तो कई जगह जैसा मैंने आपको बताया, और यहां कौन सा एंजाइम लगा था, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहां पे लगा था। ठीक है, तो ये क्या बन गया, NAD से NADH2 का निर्माण हो गया। अब ये NADH2 जो है ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। मतलब ये जो NAD है ये क्या हो गया है, ये है ऑक्सीडाइज्ड है, ये ऑक्सीडाइज्ड है, और ये NADH2 क्या हो गया है, रेड्यूस्ड हो गया है। ठीक है, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन किसी से जुड़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, रेड्यूस्ड हो जाएगा, और हाइड्रोजन जिससे निकल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो अब यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू हो जाएगा। ये क्रेब्स साइकिल की रिएक्शन है आइसोसिट्रिक एसिड, और आइसोसिट्रिक एसिड से क्या बना है, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब शुरू होता है तो अब ये रिड्यूस्ड है। अब क्या होगा कि यहां पर इस जगह पर एक क्या मिलता है, यहां मिलता है क्या, FMN। ठीक है, कि ये NADH2 जो रिड्यूस्ड है तो उससे मिलेगा क्या, FMN। तो FMN जो है ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है। ठीक है, FMN क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो ये FMN इस NADH2 से मिलेगा ऐसे, और क्या बना देगा, इसका जो हाइड्रोजन है वो आ जाएगा FMN में, और ये NAD बचेगा, और NAD क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। मतलब जो NADH2 है उसका हाइड्रोजन आ जाएगा FMN में, तो FMN किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, FMNH2 में, FMNH2 हो जाएगा। और इसका यहां बचा क्या, NAD बचा, तो ये क्या हो गया, NAD ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और ये जो FMNH2 है अब ये क्या हो गया है, रेड्यूस हो गया। ये FMN क्या हो गया बेटा, रेड्यूस हो गया है। FMN से क्या है, ये ऑक्सीडाइज्ड था, इसका हाइड्रोजन इससे जुड़ गया तो ये रिड्यूस्ड हो गया, और ये NAD जो है ये क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। लेकिन जब NADH2 जो है वो क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, मतलब H2O उससे हटता है, तो एक यहां पे यहां होता है, एक ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है, मतलब एक ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बनता है, एक ATP का निर्माण होता है। ठीक है, जब NADH2 का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो एक क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है। मतलब एक ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर के क्या बनाते हैं, एक ATP बनाते हैं, और इसका हाइड्रोजन जो है FMN में आ जाता है और FMNH2 का निर्माण हो जाता है। तो ये FMNH2 क्या है, रिड्यूस्ड हो जाता है, और जो NAD बचता है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि अब ये रिड्यूस्ड है, इससे आकर के और क्या मिलता है, यहां पे कोएंजाइम Q मिलता है। यहां पे ऑक्सीडाइज्ड होता है वो कोएंजाइम Q। ये कैसा होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है। ठीक है, और ये कोएंजाइम Q जो है FMN से मिलता है, तो FMN जो है, FMNH2 जो है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और इसका कोएंजाइम Q जो है, कोएंजाइम Q वो क्या हो जाता है, यहां पे इसका हाइड्रोजन जो है वो आ जाता है। आप ऐसे लिख लीजिए, कोएंजाइम Q
H2 है ना, हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है, इसका हाइड्रोजन जो है वो यहाँ आ गया, तो FMN क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, और ये ऑक्सीडाइज्ड था कोएंजाइम क्यू, तो ये क्या हो गया है यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा इसका, ये हो गया क्या, रेड्यूस्ड। ठीक है, मतलब यहाँ हाइड्रोजन आयन जो है इसके पास आ गया, कोएंजाइम क्यू के पास हाइड्रोजन आयन आ गया, तो ये कैसा हो गया है, ये रिड्यूस्ड हो गया है। पहले ये कैसा था, ऑक्सीडाइज्ड था। ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि यहां चूंकि एक एटीपी निकल चुकी है, इसलिए सिस्टम की जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, वो एनर्जी कितनी हो गई है, कुछ कम हो गई है। तो ये पूरे हाइड्रोजन अणु को कैरी नहीं कर पाता, इसलिए क्या होगा कि ये हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाता है, इस सिस्टम से बाहर आ जाता है। इस सिस्टम से ये हाइड्रोजन जो है वो बाहर आ जाएगा, और ये क्या होगा कि यहां मिलेगा, ये मिलेगा किससे, ये मिलेगा साइटोक्रोम सिस्टम में आ जाएगा, साइटोक्रोम में ये आ जाएगा। तो यहां क्या होगा कि साइटोक्रोम होगा बी। ठीक है, साइटोक्रोम बी होगा, और साइटोक्रोम जो है वो उसके सेंटर में क्या होता है, मैंने आपको कहीं बताया है कि Fe+++, वहां आयरन होता है। ठीक है, Fe++ होता है, मतलब दो साइटोक्रोम, क्योंकि दो हाइड्रोजन है इसलिए दो साइटोक्रोम जो है वो यूज होते हैं, और उसके सेंटर में क्या होता है, Fe होता है। और ये Fe जो है ये कितना होता है, ये होता है ऑक्सीडाइज्ड। जब इसमें ये क्या है, अभी फेरिक फॉर्म में है, फेरिक Fe++ जो है वो फेरिक है, और Fe++ जो है वो क्या होता है, फेरस होता है। ठीक है, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कोएंजाइम क्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके जो दो हाइड्रोजन हैं, ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाएंगे, नीचे इधर आ जाएंगे, 2H+ हो जाएगा, और दो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से क्या हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे, चले जाएंगे, क्योंकि जो प्रोटॉन है उसको ये कैरी नहीं कर पाता। तो ये क्या आ जाएगा, इसको ये दो हाइड्रोजन यहां आ गए, और इसके दो इलेक्ट्रॉन जो है यहां आ जाएंगे, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, मतलब 2Fe++ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऑक्सीडाइज्ड है, और ये क्या हो गए, इसके दो इलेक्ट्रॉन, इसके हाइड्रोजन का प्रोटॉन दो नीचे आ गया, और दो इलेक्ट्रॉन इससे मिलेंगे, और इससे मिल करके, और ये क्या हो जाएगा, इससे दो प्लस आयन कम हो जाएंगे, और दो प्लस आयन कम हो जाएंगे, मतलब यहां क्या है, दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या है, साइटोक्रोम बी में आ जाता है। अब इसके बाद जो साइटोक्रोम बी है वो क्या होता है कि इसमें एक दूसरा साइटोक्रोम होता है, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C1। तो ये जो है अब यहां पे मिलता है क्या, Fe2Fe+++, यानी कि ये क्या है, ऑक्सीडाइज्ड है। ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड है। ठीक, अब ये जो है तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe++ में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ जाने के कारण इसमें फिर से दो प्लस चार्ज जो है वो बढ़ जाएंगे। तो ये जो रिड्यूस्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, और ये जो है ऑक्सीडाइज्ड जो है उसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। मतलब ये क्या है, ये रिड्यूस्ड है, और क्यों रिड्यूस्ड है, क्योंकि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन जो है वो आ गए हैं। ठीक है, और ये क्या है, साइटोक्रोम C1। ठीक है, ये है साइटोक्रोम C1। तो जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम C1 में आता है, तो एक ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है, एक ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है। मतलब क्या होता है कि एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बनता है, एक एटीपी का निर्माण होता है। अपन बात कर रहे थे कि एक NADH2 से 3 एटीपी का निर्माण होता है। पहला एटीपी कहां बना है, NADH2 से FMN के बीच में बना है, और ऊपर की ओर बना है। NADH2 से FMN के बीच बना है, और कहां बना है, ऊपर की ओर बना है। दूसरा कहां बना है, साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम C1 के बीच बना है, और नीचे की ओर बना है, मतलब अल्टरनेट क्रम में बन रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको, और दो एटीपी बन चुके हैं। अब इसके बाद साइटोक्रोम C से ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कहां जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे बेटा, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम, ये जाएंगे साइटोक्रोम C में। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम C में। ठीक, तो यहां क्या हो रहा है कि यहां अब क्या है, ये रिड्यूस्ड है, तो इससे क्या मिलेंगे, यहां ऑक्सीडाइज्ड साइटोक्रोम मिलेगा, ऑक्सीडाइज्ड
ऑक्सीडाइज्ड साइटोक्रोम मिलेगा, तो इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर आ जाएंगे, मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 2Fe प्लस प्लस, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, 2Fe प्लस प्लस में। मतलब ये कैसा हो गया, यहां पे ये हो गया रेड्यूस्ड, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे क्या है, बढ़ गए। तो ये क्या है, साइटोक्रोम सी। ठीक है, तो साइटोक्रोम सी में मतलब क्या है, साइटोक्रोम बी से इलेक्ट्रॉन आया साइटोक्रोम C1 में, और साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन आ गया कहां पे, साइटोक्रोम सी में। ठीक है, अब साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां जाता है, साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन जो है वो जाता है साइटोक्रोम ए में। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, साइटोक्रोम ए में। तो यहां पे साइटोक्रोम ए जो है वो मिलेगा 2Fe प्लस 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 ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड है, और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे साइटोक्रोम ए में। मतलब यहां क्या होगा कि इस तरह से ये जो है ये हो जाएगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, तो ये कन्वर्ट हो गया 2Fe प्लस प्लस में, मतलब यहां ये क्या हो गया, रेड्यूस हो गया, और इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो मतलब ये रेड्यूस हो गया है। ठीक है, और ये क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, तो मतलब यहां पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गए। ठीक, अब ये क्या है, साइटोक्रोम ए है। ठीक, अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो जाएंगे साइटोक्रोम ए से साइटोक्रोम ए3 में। साइटोक्रोम ए से कहां जाएंगे इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम ए3 में जाएंगे। तो ये क्या है कि ये रिड्यूस है। अब यहां पे क्या होगा कि यहां पर साइटोक्रोम ए जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, Fe प्लस प्लस प्लस। ठीक है, ये कैसा है बेटा, ये है ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो ये साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज जो है ये रिड्यूस से मिलेगा, और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रेड्यूस्ड हो जाएगा, और ये वाला जो है साइटोक्रोम ए फिर से क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इसको जो है अपन क्या करते हैं कि ये है, ये जो है ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, और ये जो है ये हो गया रेड्यूस्ड, मतलब 2Fe प्लस प्लस, यानी कि ये क्या हो गया, रेड्यूस्ड हो गया, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा है। ठीक है, और ये क्या हो गया, साइटोक्रोम ए3 हो गया। ठीक है, अब साइटोक्रोम ए3 में जब ए से ए3 में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो एक पुनः ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है, एक फिर से ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है। मतलब कि क्या होगा यहां पे कि एक एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो लगेगा, और एक एटीपी जो है वो निकल जाएगा। एक एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगेगा और एक एटीपी निकल जाएगा। मतलब कि ये क्या हो गया, एक तीसरा जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है वो यहां पे हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा कि यहां जो साइटोक्रोम ए3 है, साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम ए3 जो है वो क्या है कि ये अब साइटोक्रोम ए3 यहां पे क्या हो गया है, रिड्यूस्ड हो गया है। तो इससे क्या होगा कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ता है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो जुड़ करके और इन इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, अपनी ओर ये खींच लेता है। तो यहां पे क्या होगा, हाफ O2 मतलब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो इसको क्या करेगा, जुड़ जाएगा। जब यहां आएगा तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा हाफ O2, मतलब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अकेले नहीं लिख सकते है ना, वो हमेशा क्या रहता है, वो O2 के फॉर्म में रहता है। तो यहां पे अपन 2 इलेक्ट्रॉन ये अलग से बना देते हैं। ठीक है, तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, और जो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से, यहां से चले थे, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां तक आ गए हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंत में क्या होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ता है, और वो केमी ऑस्मोसिस के द्वारा H+ आयन को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, और खींच करके क्या बना देता है, H2O बना देता है। तो यहां ये क्या हो जाता है कि ये और ये हाइड्रोजन आयन मिलकर के क्या बना देते हैं, H2O का निर्माण कर देते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो रहा है यहां पे कि ये जो साइटोक्रोम ए3 था वो क्या हो गया था, रिड्यूस हो गया था। मतलब यहां 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन को किसने खींच लिया है, किसने खींच लिया है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो वो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लिखने के लिए अपन हाफ O2 लिख देते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ये इस तरह से रहते हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये
ऑक्सीजन के साथ मिलकर के और इस हाइड्रोजन आयन को खींच करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं, H2O में। तो एक यानी DH2 से, अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक यानी DH2, ये एक यानी DH2 बना था, उससे कितने एटीपी बने, 3 एटीपी का निर्माण हुआ है। एक एटीपी ये है जो ऊपर की ओर बना, एक दूसरा एटीपी ये क्या है, नीचे की ओर बना है, और तीसरा एटीपी क्या है, ये ऊपर की ओर बना है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो NaDH2 का ऑक्सीडेशन होता है उसमें 3 एटीपी बनते हैं, और तीनों एटीपी जो है वो अल्टरनेट बनते हैं, एक ऊपर की ओर बनता है, एक नीचे की ओर बनता है, फिर तीसरा जो है वो किसमें, ऊपर की ओर बनता है ना। तो इस तरह से क्या है कि 3 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, 3 एटीपी बनते हैं और एक H2O बनता है। ठीक है ना। तो यहां पे कुछ चाहे तो आप नोट लिख सकते हैं, नोट लिख लीजिए कि क्या क्या आपने देखा है यहां पे कि हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है, रिडक्शन है, और हाइड्रोजन का निकलना क्या है, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, तो नंबर 1 आपने क्या लिख लिया कि हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है, रिडक्शन है ना। हाइड्रोजन यहां पे जुड़ा है तो मतलब ये रिड्यूस्ड है। ठीक है, हाइड्रोजन का जुड़ना, रिडक्शन, और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन का हटना। आप ये भी देख रहे हैं ना, हाइड्रोजन का हटना या रिमूव होना, हाइड्रोजन का हटना क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन है। वो हट गया तो ऑक्सीडेशन कहला गया, जुड़ गया उससे तो रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन इससे हट गया तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, ऐसे ये पूरा होता है। ठीक, नंबर 1 आपने देखा। दूसरा आपने क्या देखा कि एक NaDH2 से क्या हुआ है, एक NaDH2 से कितने एटीपी बने हैं, 3 एटीपी का निर्माण हुआ है। तीनों एटीपी कैसे हैं, अल्टरनेट क्रम में है, एकांतर क्रम में है। ये तीनों क्या है, एकांतर क्रम में बनते हैं। कई जगह पर एक ही साइड में लिखा डायग्राम में बना रहता है, एकदम वो गलत है ना, वो एकदम से गलत है। कई बार क्या होता है कि तीनों ऊपर ही लिख देंगे, कई बार तीनों नीचे ही लिख देंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है यहीं से इलेक्ट्रॉन शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो क्या है कि ये क्या है, एकांतर क्रम में बनते हैं, एक ऊपर की ओर बनेगा, एक नीचे की ओर बनेगा, फिर एक जो तीसरा वाला है फिर वो ऊपर की ओर बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहां क्या हो रहा है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पहला एटीपी किसके किसके बीच बनता है, NAD और FMN के बीच बनता है। पहला एटीपी जो है, नेक्स्ट आप क्या देख सकते हो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट एटीपी किसके किसके बीच बनता है, सेकंड एटीपी किसके किसके बीच बनता है, थर्ड एटीपी किसके किसके बीच बनता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर PSC में और नीट में। ठीक है, PSC और नीट में जो है वो ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है। क्या पूछता है कि प्रथम एटीपी या पहला है ना, प्रथम एटीपी किसके किसके बीच बनता है, प्रथम एटीपी किसके किसके बीच बन रहा है बेटा, NAD से FMN के बीच बनता है, NAD से FMN के बीच बनता है पहला एटीपी। दूसरा एटीपी जो है वो किसके किसके बीच बनता है बेटा, साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C1 के बीच बनता है। साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C1 के बीच बनता है दूसरा एटीपी। और तीसरा एटीपी किसके किसके बीच बनता है, साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 के बीच बनता है। ठीक है, तीसरा एटीपी कहां बनता है, तीसरा एटीपी जो है साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 के बीच बनता है, साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 के बीच बनता है। ठीक है, आप ये भी देख रहे हैं कि साइटोक्रोम सिस्टम के अंत में क्या जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। साइटोक्रोम सिस्टम के अंत में ऑक्सीजन जुड़ता है, और आगे ऑक्सीजन कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज वाला होता है, इसलिए क्या है कि हाइड्रोजन आयन को खींच लेता है और एक H2O का निर्माण करता है। तो एक और आप इसका एंड नोट में लिख लेंगे कि क्या होता है, एक NaDH2 से एक H2O बनता है, एक NaDH2 से एक H2O का निर्माण होता है। ठीक है ना, एक H2O का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये भी आपने जान लिया। अब इसके बाद जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो FADH2 है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं। वो कैसे बनते हैं, तब क्या होता है कि यदि FADH
है हाइड्रोजन रिसीवर। एनएडी की जगह पे, एनएडी के जगह पे क्या है, यदि हाइड्रोजन ग्राही, हाइड्रोजन को ग्रहण करने वाला क्या है, एफएडी है, तो यदि FADH2 है तो फिर क्या होता है, वो FADH2 जो है वो कहां से इंटर करता है, इस जगह से इंटर करता है, FMN के बाद, यानी कि पहला जो रिएक्शन है उसके बाद ये क्या करता है, इंटर करता है। यदि FADH2 होता, FADH2 यदि होता तो उसका ऑक्सीडेशन यहां से शुरू होता, ठीक है। FADH2 ये नोट में ही आप लिखिएगा, पहले तो आपका ये पूरा हो गया। अब दूसरा FADH2 वाला आपको मैं बता रहा हूं कि यदि FADH2 है, यानी FAD हाइड्रोजन ग्राही है, तो इस FADH2 का ऑक्सीडेशन जो होगा वो क्या होगा, उसमें FMN भाग नहीं लेता, उसमें FMN भाग नहीं लेता, ठीक है ना। वहां पर क्या है, ये रिएक्शन नहीं होती, ये वाला जो पार्ट है ये इतना नहीं होता, और FADH2 जो है वो कोएंजाइम Q के पास से क्या होता है, इंटर करता है। इसलिए यहां फिर लास्ट में केवल 2 ही ATP बनते हैं, इसलिए ये जो पहला ATP है वो नहीं बनता। यदि हाइड्रोजन ग्राही FAD होता है और FADH2 बनता है तो फिर क्या होता है, वहां पर ये पहला स्टेप नहीं होता और इधर के जो है वो स्टेप होते हैं, मतलब कोएंजाइम Q जो है वहां से ये इंटर करेगा और 2 ATP का निर्माण होगा, ठीक है। NADH2 है तो 3 ATP बनेंगे, ये स्टेप होगा, और यदि FADH2 है तो 2 ATP बनेंगे, मतलब पहला स्टेप नहीं होगा। इसलिए FADH2 से एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं। तो एक और आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक FADH2 से 2 ATP का निर्माण होता है। एक FADH2 से 2 ATP का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो क्या होता है, ये कंप्लीट होता है। इससे जुड़ी हुई मैंने सारी जानकारी बता दी, ठीक है। और इसको आपको इसी तरह से पढ़ना है, तभी ये समझ में आएगा, वरना आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जल्दी समझ में नहीं आता। लोग जो है वो आपको यूजी में भी पढ़ाते हैं, आपको 11th-12th में भी पढ़ाते हैं, आपको पीजी में भी पढ़ाते हैं, लेकिन इस तरह से क्लियर नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप एक एक स्टेप को देख करके और फिर इसको आप पढ़िएगा तो आपको ये ठीक से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।